हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हमने इसमें टॉपिक कर रखा है हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। एंड हमारा जो सेकंड टॉपिक था विच डेट्स। आज हम थर्ड टॉपिक करने जा रहे हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऑडियो में दिक्कत आ रही है तो कृपया करके ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करके आप सुनिएगा या कोई लीड लगा के सुन लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3 volume work। बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री। पॉलिटिकल पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, दार्शनिक, फिलोसोफर्स मतलब दार्शनिक। पब्लिश अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने तीन विशाल खंडों में क्या करा था बच्चों? आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को मतलब दिखाया गया था, ब्रिटिश भारत का इतिहास ये बताया गया था। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इसको जो हमारा जो भारत था उसको किस में दिखाया गया, कैसे दिखाया गया? एक तो हिंदू में दिखाया गया, एक मुस्लिम में दिखाया गया और एक ब्रिटिश में दिखाया गया हमारे इतिहासों को। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? अब यहाँ पर क्या मतलब है बच्चों? इन 3 कालखंडों में हमारा को बांटा गया था, कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल। हमें सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, ये जो सिखाया गया जी ब्रिटिश सरकार ने बनाया था कि हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन्हीं के वजह से आज भी कहीं ना कहीं जगह लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है। तो हमें शुरुआत से ही भाईचारा बना के रखना चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सभी भाई भाई होते हैं। तो पढ़ते हैं। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? वाई डू वी सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपेयर टू अस। सो द टर्म सो द टर्म थ्रू विच वी periodize, that is demarcate the difference between periods, became important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसकी भी एक वजह है। मतलब हम इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांट देते हैं, इसकी भी क्या है? एक वजह है। इसकी क्या वजह है? हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे समय हम जो हमारा जो सहारे समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वह हम बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच में, मतलब यहाँ पर लिखा है ना, वन पीरियड टू द नेक्स्ट। यहाँ पर हम एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है, हम इसको ये बताते हैं हम इतिहास में। आगे देखते हैं। Mill thought that all Asian society were at a lower level of civilization than Europe। मील को लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despot ruled the country। अब इसके मतलब ये जो उन्होंने समझा कि जो यूरोप है, यूरोप से पीछे हैं ये एशियाई समाज के लोग। इतिहास की इनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस practices
dominated 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 social life। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि मील की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। ये मील का सोच था। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या था, इस काम के लिए जरूर था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मील in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people, for India was not capable of progress without British help। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि मील ने तो ये यहाँ तक की सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों के मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये किसकी सोच थी? मील की। मील ये सोचता था कि अगर हम ब्रिटिश यहाँ पर नहीं आते तो इंडिया का प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं होता। In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. Can such a conception be accepted today? यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा जो अंधकार का दौर था, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता था? ये क्वेश्चन बन रहा है। आगे देखते हैं। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज अ हिंदू और मुस्लिम? ये क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? क्या इन सारे दौड़ों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? वाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट the beliefs and practices of the other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हम ये कहने की कोशिश करेंगे। फिर हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में, जो प्राचीन हमारा भारत था, सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern। अब यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। किस में बच्चों? एंशियंट में, मिडिएवल में और मॉडर्न में। एंशियंट मतलब प्राचीन, मिडिएवल मतलब मध्यकालीन और मॉडर्न मतलब आधुनिक काल। ठीक है बच्चों, दिस डिवीजन टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। अब ये इस विभाजन की भी अपनी समस्या है। ये जो विभाजन था इसकी भी समस्या है। इट इज़ अ periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science,
रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि इतिहास को इन खंडों में बांटने की ये समझ भी पश्चिमी से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान मतलब साइंस, रीजन तर्क, डेमोक्रेसी लोकतंत्र और लिबर्टी मतलब मुक्ति और समानता समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. यहाँ पर बच्चों इसका ये मतलब है कि उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। As you will seen in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as a colonial. अब बच्चों इसका ये मतलब है कि उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की कोई भी विशेषता नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? कॉलोनियल रूल कहते हैं। आगे देखते हैं व्हाट इज अ कॉलोनियल। कॉलोनियल आखिर क्या है? व्हाट इज अ कॉलोनियल? देखते हैं कॉलोनियल क्या है। मतलब कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशक। क्या मतलब होता है इसका? मतलब औपनिवेशक। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया था। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू द मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, bought the goods they wanted at low price, produce crops they needed for export, and you will understand the change that came about as a consequence. बच्चों आप इसमें ये भी समझोगे कि आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे जो खर्चों का निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। ठीक है बच्चों। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रोट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्टिस, custom and practices. When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as a colonization. अब यही चीज़ क्या है बच्चों? इसी को हम औपनिवेशिक कहते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है समझाते हैं कि आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज हो गए या तौर तरीक़ों के बदलाव आए या ना आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कारण कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? जब कोई देश दूसरे देश को दबाता है तो उसको हम या कोई राजनीतिक से या कोई आर्थिक से या कोई सामाजिक या सांस्कृतिक बदलाव से अगर कोई देश दूसरे देश को दबाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉलोनाइजेशन। यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर ये 2 नंबर का आ जाए क्वेश्चन
कि डिफाइंड कॉलोनाइजेशन, तो व्हेन द subjugation of one country by another leads to this kind of political, economic, social and culturally changes, we refer to this process as a colonization. आगे देखते हैं. You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the plural. अब बच्चों यहाँ पर इसका ये मतलब है कि लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे. इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है, आवर पास्ट. इसलिए हम इसको बुक का नाम क्या दे रखा है बच्चों, आवर पास्ट दे रखा है, हमारे अतीत नाम दिया गया है. आगे हम पढ़ेंगे इसमें हाउ डू वी नो एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. आई होप आपको ये व्हाट इज़ अ कॉलोनियल समझ में आ गया है. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा. धन्यवाद.